नमस्कार, मेरा नाम पल्लवी घोष है। लड़कियों को एक राज्य से और एक राज्य लाया जाता है ताकि उनको उनकी ब्राइड ट्रैफिकिंग होती है। बच्चा अंधा हो तो इतना पैसा मिलेगा, अगर बच्चा लूला हो तो उतना पैसा मिलता है, जहाँ पे लड़कियों को एक्चुअली खड़ा करते हैं ताकि कस्टमर उनको चूज़ कर पाए। नमस्कार, मेरा नाम पल्लवी घोष है। मैं असम से हूँ। असम में एक छोटा जगह है जिसका नाम है लामडिंग, वहाँ से हूँ। मैं पिछले 11 सालों से मानव तस्करी के विरुद्ध काम कर रही हूँ। मानव तस्करी मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और इसके पीछे कुछ किस्से हैं जिसके वजह से मैं इसमें काम कर रही हूँ। मैं जब बहुत छोटी थी, अराउंड 20 साल पहले, तब मैंने कुछ देखा था। एक जगह है पश्चिम बंगाल में, वहाँ पे एक जिले में, एक गांव में एक लड़की गायब थी। तो वहीं से शुरू हुआ मेरा इस चीज़ पे, मतलब क्या बोल सकते हैं, फोकस। तो धीरे धीरे करके मुझे पता चला। उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि तस्करी क्या होती है। उस टाइम पे मुझे सिर्फ ये पता था कि मिसिंग मिसिंग करके कुछ होता है। जैसे ही मैं आगे लाइफ में बढ़ती गई, मुझे पता चलने लगा बाकी चीज़ों के बारे में, जैसे बच्चों को यूज़ किया जाता है ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए। फिर बहुत सारी औरतें हैं जिनको उठाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, और जबरन शादी होती है। अब ये बहुत लोग सोचते होंगे कि जबरन शादी क्यों होती है। तो जनरली जबरन शादी इसलिए होती है क्योंकि एक राज्य में दूसरे राज्य से ज़्यादा लड़कियां कम होती है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे नॉर्थ इंडिया में, हरियाणा राजस्थान में लड़कियों की जो प्रतिशत थी वो काफ़ी कम थी, लड़कों की ज़्यादा थी। और एक चीज़ है, लड़कियों जो उस गांव के लड़कियों के माता पिता हैं वो शादी नहीं करवाते थे, क्योंकि उनको लगता था ऐसे लड़के से शादी नहीं करेंगे जिसके पास ज़मीन नहीं है। तो इस वजह से ईस्ट इंडिया से लड़कियों को लाके उनके साथ शादी करवाते थे। इस तरह मुझे पता लगा इसके बारे में। इसके बाद भी और एक चीज़ जो है जिसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते, वो है लड़कियों को एक राज्य से और एक राज्य लाया जाता है ताकि उनको उनकी ब्राइड ट्रैफिकिंग होती है। जैसे एक चीज़ जो बहुत फेमस है, जो कोई नहीं बात करता, जिसके बारे में हम लोग अक्सर सोचते हैं यार ये तो लीगल होता है, वो है ऑर्गन हार्वेस्टिंग। थोड़ा मैं इसके बारे में आप लोगों को बता दूं क्या होता है। जनरली जब हम शरीर के अंगों को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बीमार हूँ और मुझे क्या बोलते हैं, मुझे अगर कुछ मेरे कोई अंग चाहिए मुझे, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अप्लाई करती हूँ, और उसका एक लीगल प्रोसेस होता है। अब बहुत टाइम पे ऐसा होता है जहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ या करती हूँ, वहां से मुझे वो नहीं मिलता लीगली, तो मैं इलीगली प्रोक्योर करती हूँ। तो ऑर्गन हार्वेस्टिंग एक बहुत बड़ा, क्या बोलती हूँ, रैकेट हो चुका है हमारे देश में। और इसमें बहुत छोटे छोटे बच्चों को लाया जाता है, उनके ऑर्गन का हार्वेस्टिंग होता है। इसके साथ भी और एक चीज जो बहुत ज्यादा लोग नहीं बोलते, आप लोग रेड लाइट में देखते हो कि बच्चे भीख मांगते हैं, जो चाइल्ड बेगिंग बोलते हैं या फिर भीख मांगना, वो बहुत फेमस है। वो इतना फेमस है कि दो तरह के बच्चे आते हैं। एक तो बच्चे जिनको इसको सिखाया जाता है एज ए पेशा, दूसरे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मतलब मार पीट के कराया जाता है। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े गैंग्स इन्वॉल्व है। बच्चों को मारुति में, गाड़ियों में लाके अलग अलग रेड लाइट में ड्रॉप किया जाता है। इसमें ऐसे भी बच्चे हैं जिनको ड्रग्स दिया जाता है। डेनराइट एक चीज है जो मैंने काफी टाइम पे दिल्ली में सीपी में देखा था। बच्चे सूंघते हैं जिससे उनको नशा होता है। और जब बच्चों का यूज करते हैं तो बच्चों का यूज इस तरह करते हैं कि अगर बच्चा अंधा हो तो इतना पैसा मिलेगा, अगर बच्चा लूला हो तो उतना पैसा मिलेगा, बच्चे का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो बहुत अलग अलग तरह के पैतरे अपनाते हैं। अब ये सब क्यों होता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मानव तस्करी एक ऐसी चीज है जो बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, इसमें बहुत पैसा है। सबसे पहली बात यह है कि जो लाइक ड्रग्स एंड आर्म्स, जैसे ड्रग्स को आप एक बार बेच सकते हो, आर्म्स को आप एक बार बेच सकते हो, मानव तस्करी में आप एक इंसान को बार बार बेच सकते हो, और इसमें बहुत पैसा है। और ये इतना वेल कनेक्टेड है और इतना नेटवर्किंग इतना अच्छा है कि आप इसको तोड़ नहीं सकते। तो मानव तस्करी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता है, और लोग इसके बारे में बात भी नहीं करते हैं। लोगों को, अगर आप थाने में भी जाओगे तो जनरली लोग इसको मिसिंग केस बोल के इसको खारिज कर देते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोगों के अंदर डर बहुत है कि पुलिस केस रिपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर हम इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे तो लोगों को पता कैसे लगेगा? जितने भी मिसिंग चिल्ड्रन होते हैं, मतलब जितने भी बच्चे गायब हो जाते हैं, वो अक्सर मानव तस्करी के ही शिकार होते हैं। इसके बहुत अलग अलग टाइप ऑफ मानव तस्करी होती है। बहुत सारे बच्चों को वेश्यावृत्ति में डाला जाता है, जिसको बोलते हैं हम प्रोस्टिट्यूशन। अब प्रोस्टिट्यूशन में बहुत छोटे बच्चों का बहुत डिमांड है, स्पेशली जो लड़कियां छोटी है। ऐसा भी इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे लोगों को लगता है जो HIV पॉजिटिव आदमियां हैं, अगर वो जाते हैं
कोठों में। और अगर उनको कोई ऐसी बच्चियां मिल जाती हैं, अगर उनको कोई ऐसी बच्चियां मिल जाती हैं जिनके साथ मतलब वो बच्चियां कभी फिजिकली अब्यूज नहीं हुई है, अगर उनके साथ वो फिजिकली इन्वॉल्व होंगे तो उनका HIV क्योर हो जाएगा। तो ये सब तो सबकी लोगों की मेंटालिटी है। दिल्ली में बहुत बड़ा रेड लाइट एरिया है, GB रोड बहुत फेमस है, और नीचे बहुत बड़ा हार्डवेयर मार्केट है, और ऊपर लड़कियों को रखा जाता है, हर तरह की लड़कियों को रखा जाता है, नेपाली, बंगाली, आंध्रा की लड़कियां। अब हम लोग को ये बता मतलब समझना पड़ेगा कि ये कौन होती है ये लड़कियां लड़के जो भी मानव तस्करी के शिकार होते हैं वो जनरली बहुत गरीब परिवारों से होते हैं। राज्य जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, नॉर्थ ईस्ट में कुछ और क्षेत्र हो गए, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, बिहार, झारखंड, बिहार फिर भी कम है, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सब जगहों से लड़कियों को लाया जाता है। लाके इनको इनको अलग अलग व्यापार में डाला जाता है। छत्तीसगढ़ और झारखंड से लाके इनको सबसे ज्यादा लेबर वर्क में डाला जाता है, क्योंकि बोलते हैं कि उनका हाथ बहुत हार्ड होता है और लेबर बहुत अच्छे से कर सकती है। अब इसके पीछे भी बहुत कारण है। गरीबी है एक, क्योंकि गरीबी है तो लोग अनपढ़ है तो इसीलिए बेरोजगार है। उसके बाद जो नेचुरल कैलामिटीज है, जैसे सूखा पड़ना, बाढ़ आ जाना, इन सब जो लोगों से डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अभी देखिए हमारे देश में अभी बहुत सारे जगहों में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, मणिपुर में भी बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं। तो इन सब सिचुएशन में जो तस्कर होते हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लोग होते हैं, ट्रैफिकर्स होते हैं, इन सब सिचुएशंस का वो फ़ायदा लेते हैं। इसके साथ और एक चीज़ है अनसेफ माइग्रेशन। जैसे इंडिया में बहुत सारे ऐसे बॉर्डर है जो खुला है, जिसमें आप ऐसे रोड जैसे क्रॉस करते हो वैसे क्रॉस कर सकते हो। इस तरीके से आप लोगों की बहुत ज़्यादा आप देखेंगे लोगों की तस्करी होती है, घर में वायलेंस बहुत होता है, उस वजह से भी होती है। कुछ कुछ कम्युनिटी में ये ट्रेडिशन है। जैसे राजस्थान में एक कम्युनिटी है जिसका नाम है बेरिया कम्युनिटी। उस कम्युनिटी में जो बड़ी वाली बेटी होती है वो प्रोस्टिट्यूशन उसके फादर और उसके ब्रदर ही उसके लिए कस्टमर्स लाते हैं। तो ये एक प्रॉपर ट्रेडिशन है और सबको पता है। तो ये अलग अलग कारण है। अब इन कारणों से लोगों की तस्करी होती है और लोगों को अलग अलग व्यापार में उनको डाला जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। तो मेरा प्रयास ये है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो, और जानकारी तभी होगी जब हम इस बारे में बात करेंगे। हम तो इस चीज़ के बारे में बात ही नहीं करते, डिस्कस ही नहीं करते। अब अभी बात करने लगे हैं, और अगर डिस्कस करके भी क्या होगा, क्योंकि डिस्कस करने के बाद आगे तो कुछ करते नहीं है। अब मैंने जैसे इतने हजारों लोगों को रेस्क्यू किया, रेस्क्यू करने के बाद क्या, रेस्क्यू करने के बाद उनको अगर घर में भेज देंगे तो उनकी हालत और खराब हो जाती है। क्योंकि पहले बात है कि इतना समाज उनको इतना धुतकारता है, मतलब उनको छोटा समझता है कि अरे तुम तो उस गंदे जगह से निकल के आई, तुम्हारे साथ क्या होगा। तो हम लोग को जरूरी है समाज में सुधार लाने की। अब सुधार लाए नहीं लाएंगे तो कैसे लाएंगे। उनकी काउंसलिंग तो करते हैं कि लड़की के साथ ये हुआ, उनकी काउंसलिंग से ज्यादा है समाज की काउंसलिंग करना। लोगों के दिमाग में इतना ज्यादा गंद फैला हुआ है, उस चीज को चेंज करना, उसको खत्म नहीं कर सकते तो चेंज करना बहुत जरूरी है। इसके बारे में हम लोग वर्कशॉप्स करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। एक तो ये चीज है। दूसरी है उन वो लड़कियां या वो लड़के कुछ रोजगार कर पाए। मेन है अगर उनको रोजगार मिलेगी जिससे मिलेगा उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और अगर वो उनको मिल पाए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो इंडिविजुअल एक्टिविस्ट थी इतने सालों तक। 2 साल पहले मैंने अपना संस्था शुरू किया। मेरे संस्था का मेन काम है 20% है रेस्क्यू, बाकी 80% में 40% पूरा प्रिवेंशन का काम है, जो कि मैं गांव गांव जाती हूँ, लोगों को बात करती हूँ इसके बारे में, जितना हो सके इन्फॉर्मेशन देती हूँ। और ये चीज़ है ना, ये एक आंदोलन है, ये एक मूवमेंट है। इसमें अकेला कुछ नहीं कर सकते। आप कितना भी अच्छा काम करो आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं आप सब लोग को इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप लोग इकट्ठा नहीं होंगे तो ये चीज़ नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। और है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन जब हम कहते हैं, रिहेबिलिटेशन मतलब उन लोगों को किसी ऐसे चीज़ में डालना जिससे उनकी रोजगार मिले। अगर रोजगार नहीं होगा तो वो फिर से वापस जाएंगे। मुझे अभी भी याद है मैंने कितने लड़कियों को रेस्क्यू किया, वो फिर से कोठे में चली गई, वो फिर से उस दलदल में फंसी है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनको किसी तरह का रोजगार दे, और जैसे ही उनको रोजगार मिलेगा उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा, वो सामने आ पाएंगी और वो कुछ कर पाएंगी। तो जो दिल्ली रेड लाइट एरिया है, GB रोड, वो बहुत एक्सेसिबल है, बाकी राज्य के रेड लाइट एरिया की तरह नहीं है। नीचे बहुत बड़ा हार्डवेयर मार्केट है, जिसमें आपको सैनिटरी फिटिंग्स मिलेगा, जैसे बेसिन हो गया, फिर आपको टैप्स हो गया, ये सब है। और बहुत न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से गेट नंबर, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में अजमेरी गेट जो है, अजमेरी गेट से एकदम वॉकिंग डिस्टेंस है। अगर आप मेट्रो से निकलेंगे तो गेट नंबर 4 से सीधा आप जा सकते हो। और बहुत कोठे हैं नीचे, पूरा हार्डवेयर मार्केट है, ऊपर सीढ़ियाँ है, वहाँ से आप चढ़ सकते हो। और कोठे मतलब अगर आप कोठे के बाद बोलूँ तो कोठे मतलब एक रूम,
एक रूम में हम जैसे अगर बोले कि कोठा नंबर 40, तो 40 का एक राइट होगा एक लेफ्ट होगा, तो राइट मतलब एक रूम, लेफ्ट मतलब एक रूम। इन रूमों में लड़कियां रहती है। अब कितनी लड़कियां रहती है डिपेंड करता है, 30-40 रहती होंगी। और उनका कोठा बहुत छोटा होता है, वहाँ पे रहना भी बहुत मुश्किल होता है। फिर भी ये होता है कि मतलब ऊपर जाना बड़ा मुश्किल होता है, सीढ़ियाँ बहुत छोटे छोटे होते हैं। और जो लड़कियां रहती भी है वो इकट्ठे रहती है, एक साथ खाती है, एक साथ रहती है। और जो रूम्स होते हैं जहाँ पे कस्टमर्स जाते हैं, वो रूम तो ऐसे होते हैं कि कस्टमर सिर्फ अपना सर घुसा पाएगा, सीधा खड़ा होके भी एंट्री नहीं कर सकती, ऐसी वाली सिचुएशन होती है। और वहाँ पे कोठे का जैसा कोठा होता है वैसा ही है, मतलब छोटे छोटे ब्लॉक्स है। फिर क्या बोलते हैं, आपको सीढ़ियों से चढ़ना पड़ेगा, सीढ़ियों से एक एक रूम में डिवाइडर है। प्रॉपर प्रॉपर वॉल नहीं है, क्या बोलते हैं वो, काठ का सेपरेशन है, उसके हिसाब से रूम्स है। और डिपेंड करता है कौन कितना कोठे को सजाना चाहता है। कुछ कुछ कोठे का जो मेन रूम है, वो जो जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिटिंग रूम या फिर बोलते हैं लिविंग रूम, उसको एकदम डीजे वाला मतलब लुक दिया होता है, ऊपर लाइट्स लगे होते हैं, अच्छे से पेंटिंग होती है, जहाँ पे लड़कियों को एक्चुअली खड़ा करते हैं ताकि कस्टमर उनको चूज कर पाए। तो आप जैसे ही कोठे एंट्री करेंगे तो देखेंगे एक बहुत बड़ा मतलब टेबल सॉर्ट ऑफ है, जहाँ पे मैनेजर बैठता है, कस्टमर्स आते हैं, कस्टमर्स आके लड़कियों से वहाँ बात करते हैं। तो इस तरह से वो प्रोसेस है। आप डिपेंड करता है कितना क्या रेट है, किसी लड़की को 250, किसी का 400, किसी का 500, डिपेंड करता है आप चूज करते हो। तो इसी तरह से ये पूरा कोठे का स्ट्रक्चर है। और एक चीज जो है, कोठे में जनरली होता है कोठा ओनर, जो कोठा का मालिक है, फिर होता है कोठा मैनेजर जो मैनेज करता है, फिर उसके बाद होता है मैडम्स, अलग अलग मैडम्स। उसके नीचे होती है लड़कियां जिसको बोलते हैं हम लोची। लोची मतलब उस ना उसका उसका वो ना घर का है ना घाट का है, ऐसा टाइप का, कि उसको जो भी पैसा मिलता है वो उनको दे देती है मैडमों को। और अगर उनको कोई बख्शीश भी मिलता है, मतलब कोई कस्टमर खुश हो से उनको अगर बख्शीश मिले तो वो भी मैडम्स छीन लेती है। तो यही है पूरा प्रॉपर जीबी रोड का स्ट्रक्चर। वो जीबी रोड में जो भी लड़की है वो बहुत गरीब गरीब घर से आती है, मोस्टली पश्चिम बंगाल से आती है, आंध्रा से आती है, नेपाल से आती है, कुछ कुछ बिहार से आती है, कुछ कुछ तमिलनाडु से आती है। बहुत गरीब, बहुत अंदर रिमोट गांव से आती है, और मोस्टली प्यार के झांसे में आती है। प्यार के झांसे में मतलब किसी ने उनके साथ रॉन्ग नंबर के थ्रू बात कर लिया, कोई कहीं मिल गया, उसने बोला चलो दिल्ली चलेंगे, काम दिलवाएंगे। तो झांसे में आ जाना मतलब वो फोन से हो सकता है, मिलने हो सकता है, किसी भी तरीके से झांसे में पड़ के आना, आने के बाद उनको बेच देना। बेचना जब होता है तो उनको डायरेक्टली जीबी रोड लाया नहीं जाता, अलग अलग जगहों में लाया जाता है। कोटला मुबारकपुर में एक जगह है बापू पार्क, वहीं पे रखा जाता है। या फिर लक्ष्मी नगर है, सीलमपुर है, नोएडा है, अलग अलग जगह है। आप कोई लोकेशन नहीं स्पेसिफिक कर सकते जिन यहाँ पे इनको रखा जाता है।